झोपड़ी वाला ढाबा। काशीपुर के जंगल से होते हुए एक सड़क गुजरती थी जो कि शहर से जाकर मिलती थी। उन जंगलों के इसी वीरानों के बीचों बीच एक फूस से बनी झोपड़ी खड़ी थी, जहां बाहर एक पुराना बोर्ड लटका था और उस पर लिखा हुआ था झोपड़ी वाला ढाबा। ये ढाबा चलाती थी सोनम, जो कि 40 साल की थी। वो झोपड़ी में अपनी बेटी रितु के साथ रहती थी। उसके साथ थी उसकी 15 साल की बेटी रितु, जो कि दुबली पतली पर हिम्मत वाली लड़की थी। सोनम के पति का पीने के चक्कर में सब कुछ लुट चुका था और 4 साल पहले बीमारी में गुजर गया था। सोनम तब से जैसे तैसे अपनी उस झोपड़ी में ही ढाबा बनाकर चलाती थी। उसका ढाबा छोटा था, चूल्हा मिट्टी का, बर्तन पुराने, पर स्वाद में ऐसा अपनापन कि लोग रुक ही जाते थे। सुबह सोनम आटा गूंथ रही थी और रितु चूल्हा जला रही थी। बाहर का मौसम भी काफी खराब था। बादलों की गड़गड़ाहट लगातार हुए जा रही थी। माँ, आज तो मौसम बाहर बहुत खराब है, लगता है तेज बारिश होने वाली है। हाँ बेटी, लग तो ऐसा ही रहा है। रितु, आज थोड़ी दाल ज्यादा निकाल लेना। कल वाले ट्रक ड्राइवर बोले थे कि वापस आते हुए फिर रुकेंगे। ठीक है माँ। माँ, कल स्कूल टीचर ने कहा कि बोर्ड की तैयारी अब से ही करनी होगी और एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगेंगी। ये सुनकर सोनम के हाथ अचानक रुक गए। उसके चेहरे पर चिंता की रेखा उभरी। हे भगवान, फिर तो अभी से इतनी फीस मांगेंगे, हम कहाँ से लाएंगे? एक तो हमारा ढाबा है ही इस वीरान जंगलों के बीच। कितने कम ग्राहक आते हैं कि पैसे ज्यादा रुकते ही नहीं। माँ भी ना सोचो, मैं पढ़ना चाहती हूँ, पर मजबूरी हुई तो छोड़ भी दूंगी। बस आप परेशान मत होइए। ये सुनकर सोनम का दिल कांप उठा। नहीं नहीं, ऐसा कभी मत बोलना। तुझे पढ़ाना ही है, चाहे मुझे 2 दिन भूखा क्यों न रहना पड़े। फिर माँ बेटी एक दूसरे के गले लग गई। कुछ देर बाद सोनम ने खाना बनाकर तैयार कर लिया। फिर एक रोज उनके पास एक बड़ी चमकदार कार ढाबे के पास आकर रुकी। उस गाड़ी से उतरे 3 लोग, जो कि देखने से ही शहर के अमीर लग रहे थे, जिसमें पति, पत्नी और उनकी एक बेटी थी। वो औरत बोली, ओह गॉड सुमित, ये जगह, क्या वाकई यहाँ खाना खाएंगे? ये झोपड़ी वाला ढाबा। ओफो अंकिता, अब ये वक्त नखरे दिखाने का नहीं है। देख रही हो ना मौसम कितना खराब हो रहा है, कभी भी तेज बारिश पड़ सकती है और भूख बहुत लगी है और आगे कोई जगह भी नहीं है जहां बैठकर हम खाना खा सके। सुना है यहाँ से 3 घंटे बाद जाकर ढाबा है। उनके साथ उनकी 17 साल की बेटी नैना भी थी, जो कि भले ही शहर से थी लेकिन फिर भी वो काफी डाउन टू अर्थ थी। आइए बाबूजी, घर जैसा खाना मिलेगा, दाल चावल रोटी सब ताजा है। क्या क्या सफाई है यहाँ, ये झोपड़ी में खाना कैसे? तभी नैना ने बीच में कहा, मॉम प्लीज, हम जहाँ खड़े हैं वहाँ कोई और जगह नहीं है, और पापा सही कह रहे हैं, हमें तेज भूख लगी है, पेट भरने के लिए इस वक्त यही काफी है। ना चाहते हुए भी अब अंकिता को उस झोपड़ी वाले ढाबे में रुकना पड़ता है। सोनम ने जल्दी से टेबल पर कपड़ा मारा, जिसके बाद रितु ने टेबल पर पानी का जग ला कर रखा। नहीं 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 नहीं, ले जाओ इस पानी को, हम बोतल वाला पानी ही पियेंगे। रितु ने हल्की मुस्कान दी और कहने लगी, कोई बात नहीं मैडम जी, आप आराम से बैठिए। फिर नैना ने बीच में ही अपनी माँ को टोकते हुए कहा, मॉम प्लीज, अब आप शांत भी हो जाइए। तभी तेज बारिश होने लगी और ठंड भी बढ़ने लगी। ओह गॉड, कितनी ठंड लग रही है। ये पहाड़ों की ठंड है बेटी, जरा सी बारिश हो जाए तो ठंड और बढ़ जाती है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं अभी आग जला देती हूँ। फिर सोनम ने उनके पास आग जला दी, जिससे उन्हें ठंड से काफी राहत मिल रही थी। वाह, सचमुच कितना अच्छा लग रहा है। हाँ सचमुच बहन जी, अब जो कुछ भी खाने के लिए है ले आइए। अब भूख बर्दाश्त से बाहर है, यहाँ दूर दूर तक कोई ढाबा नहीं मिला। जीप साहब, बस अभी लाई। जब सोनम और रितु ने खाना परोसा, उसमें सिंपल दाल, गरम गरम रोटियां, आलू गोभी की सब्जी, साथ ही सलाद, धनिये पुदीने की चटनी और साथ ही अपने हाथों का बनाया हुआ अचार भी परोसा। ठंडी ठंडी हवा के साथ भीगी भीगी बारिश और आग की लपटें और साथ में गर्मा गर्म टेस्टी खाना, वो सब देखते ही उन लोगों का चेहरा बदल गया। नैना ने पहला निवाला लेते ही कहा, मॉम ये तो कमाल का स्वाद है। अंकिता ने चुपचाप खाना खाया। इतना स्वाद इतने सिंपल खाने में कैसे? प्यार से बनाती हूँ मैडम जी, केवल ये ढाबा ही मेरा सहारा है जिससे मैं अपनी बेटी और अपना पेट पालती हूँ। अंकिता पहली बार सोनम को पिघलते दिल से देख रही थी। खाना खत्म होने के बाद नैना रितु से बातें करने लगी। तुम स्कूल जाती हो? हाँ, पर शायद आगे न जा पाऊँ, फीस देना मुश्किल हो रहा है। क्यों? आंटी तो इतनी मेहनत करती है। हाँ, पर ढाबे से उतना नहीं मिलता ना, फिर भी माँ मुझे पढ़ाना चाहती हैं। अंकिता ये बातें चुपचाप सुन रही थी। वो धीरे से बोली, तुम्हारे पापा नहीं हैं? अब सोनम की आवाज भारी हो गई। वो अब नहीं है मैडम जी,
शराब ने घर भी तोड़ा, सेहत भी। उसके बाद हम दोनों ही रह गए। ये सुनकर अंकिता की आंखें नम पड़ गई। उसने कभी संघर्ष को इतने करीब से नहीं देखा था। वो ये सब बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक 2 बाइक आकर रुकी, जिसमें से 3 गुंडे उतरकर ढाबे के अंदर घुसे। सोनम, इस महीने का 2000 निकाल। भैया भैया इस बार थोड़ा सा समय दे दो, अभी ढाबा चला नहीं। बहाने मत बना, पैसा दे वरना ढाबा उखाड़ देंगे। ये क्या बदतमीजी है? अरे मैडम, बीच में मत बोलो, ये इलाका हमारा है। मैं भी पुलिस को बुलाता हूँ। फोन नीचे रख वरना हड्डियां तोड़ देंगे। तभी नैना अचानक आगे आई और जोर से बोली, अगर हाथ लगाए ना आंटी को तो तुम्हारा वीडियो पूरे इंटरनेट पर डाल दूंगी। ये देखो, मैंने रिकॉर्डिंग चालू कर दी है, तुम सब लाइव हो। अगर हम में से किसी को भी कुछ हुआ ना तो तुम लोग बचोगे नहीं। तुम्हारे चेहरे पूरे देश के सामने आ गए हैं। एंड तुम्हारी जानकारी के लिए तुम्हें बता दूं कि मेरे दादाजी पुलिस कमिश्नर है। ये सुनकर गुंडे हक्के बक्के रह गए। अब सुमित और अंकिता भी रिकॉर्डिंग करने लगे। देख गुंडे भाग खड़े हुए। सोनम बैठ गई और रोने लगी। मैं अपनी बेटी को पढ़ाना चाहती हूँ मैडम, बस यही एक सपना है मेरा, पर किस्मत हर बार हमें दबा देती है, हर बार। माँ, मेरे लिए तुमसे बढ़कर कुछ नहीं है माँ, तुम मेरे लिए परेशान मत हो। सोनम जी, अब कोई गुंडा आपको छुएगा भी नहीं। मैं अभी पुलिस में शिकायत डालता हूँ। सुमित ने पुलिस में उन गुंडों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी और उनकी फोटो भी शेयर कर दी। ठीक है बेटा, उनके खिलाफ शिकायत दर्ज हो गई है। खैर, तुम आज जहाँ हो वहीं रुको। काशीपुर से आने वाली रोड आगे खराब मौसम के चलते बंद कर दी गई है। बेकार ही रास्ते में फंसे रहोगे। ठीक है पिताजी। ऐसा कहकर सुमित फोन रख देता है। क्या हुआ सुमित? आज हम यहीं रुक जाते हैं। पापा कह रहे हैं कि आगे रास्ता बंद कर रखा है, इसीलिए हमें आज यहीं रहना होगा। क्या? कोई बात नहीं मैडम जी, आज रात आप सब यहीं रुक जाइए। इसके बाद उस सारी रात भारी बारिश होती रही। सोनम उन सबके लिए उस रात साग और मक्के की रोटी बनाती है। उस छोटी सी कच्ची झोपड़ी में चूल्हे की आग के आगे बैठकर सोनम और रितु उन सबके लिए खाना बनाती हैं। जिसके बाद रात को सबको खाना खिलाने के बाद वो सब काफी देर तक बातें करते हैं। रितु और नैना भी अच्छी सहेलियां बन जाती हैं। फिर सोनम और रितु तीनों को खाट बिछाकर उस पर सुला देती है, जबकि दोनों माँ बेटी जमीन पर चटाई बिछाकर सो जाती हैं। इसके बाद अगली सुबह उसने नाश्ते में सबके लिए आलू के पराठे बनाए। वाओ, इट्स सो यमी। सच में सोनम, तुम्हारे हाथों में तो कमाल का जादू है। क्या टेस्टी खाना बनाती हो तुम। फिर जाने के वक्त अंकिता ने पर्स निकाला और उसे ढेर सारे पैसे देने लगी। मैडम, इतना थोड़ी लूंगी, जितना खाना हुआ बस उतना ही लूंगी। तुमने कल हमारी बहुत मदद की है। आप हमारे मेहमान थे और उसके लिए मैं पैसे नहीं लूंगी। सोनम, तुमने हमारी मदद की और अब हम भी तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। रितु बेटी की स्कूल पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाना चाहते हैं, फीस, किताबें, सब। क्या सच? मैं पढ़ पाऊंगी? हाँ बेटी। माँ, मैं डॉक्टर बन पाऊंगी ना? उस वक्त तो वो वहां से चले गए, लेकिन फिर अगले हफ्ते सुमित ने मजदूर बुलाए। झोपड़ी की जगह छोटा सा सुंदर पक्का ढाबा बनवाया। साथ ही उसके ढाबे का खूब प्रमोशन भी किया। साथ ही अब वो हर महीने सोनम और रितु से मिलने आते रहते। पुलिस ने उस वीडियो के आधार पर गुंडों को पकड़ लिया। अब ढाबा पूरी तरह सुरक्षित था। साथ ही अब काफी भीड़ भी उनके ढाबे पर रहने लगी थी, जिससे माँ बेटी की काफी अच्छी कमाई होने लगी। तो गाइस, आज अपन करने वाले हैं कार चोरी। वैसे लग तो बढ़िया रही है। सबसे पहले इसको ही चोरी कर लेते हैं। चल भाई निकल। अरे निकल ना। ये इसको निकाल के फेंक दिया। और यार ये क्या, इसके दूसरे साथी के पास तो बंदूक से जल्दी भागना पड़ेगा, वरना ये तो मेरे को मार देगा यार। जल्दी 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 गो। तो अब निकल चुके अपनी चोरी करके। यहाँ पर सबसे पहले ये बाइक वाले ठोक दिया यार मैंने। थोड़ा ड्राइविंग में थोड़ा कच्चा हूँ यार मैं, बाकी तो सब कुछ बढ़िया है गाइस। कोई नहीं चलते हैं भाई यार। बाकी ये गाड़ी काफ़ी धीरे चल रही है, काफ़ी स्लोली भाग रही है यार गाड़ी। ये तो काफ़ी स्लोली है। क्यों ना यार दूसरी कार ली जाए। इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, इतना ख़ास मज़ा नहीं है यार इसमें। मज़ा होता तो बात ही अलग थी। कटिंग भी बहुत छोटी यार इसकी। ओहो, ड्राइविंग के बारे में कोई मुझे कुछ नहीं बोलेगा भाई। ड्राइविंग अपनी एक नंबर है, एक नंबर ड्राइविंग कहते हैं इसको यार। चलो नई गाड़ी लेते हैं। मुझे नहीं आ रहा है इसमें मज़ा। नई गाड़ी चोरी करते हैं तब आएगा मज़ा। तो देखते हैं कोई महंगी सी गाड़ी। अरे दिख गई। इसको ही मारता हूँ लपेटा।
घेर तो लिया, अब निकाल, चोरी भी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। ये भाई को मैंने फेंक दिया है। दोनों डरपोक बंदे हैं, ये दोनों भाग गए। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, तो चल देते हैं फिर अपने। और क्या, यहाँ पर ये देखो, इस वाली गाड़ी में मज़ा आ रहा है यार। इस वाली गाड़ी के लेवल ही अलग है, मतलब अलग ही लेवल आ रहा है इसमें। भागने में बहुत बढ़िया लग रही है मेरे को, काफ़ी स्पीड है इसकी। ये अलग ही लेवल का। पुलिस वालों को ठोक दिया गाइस मैंने। अब बंदा निकल चुका है पुलिस वाला। डरने का नहीं। अरे साला गोली चला रहा है तो, पर डरने का नहीं। चलो चलो चलो। अब इसको उड़ा देता हूँ ऊपर, इसके ऊपर उड़ा देता हूँ ये। अरे बेकार गाड़ी है यार, ये तो पूरी उल्टा पलटी हो गई। ये गेम और रियल लाइफ में यही अंतर है गाइस। अगर रियल लाइफ होती तो अभी हम उल्टे पलटे पड़े हुए होते। क्यों ना पुलिस वालों से टक्कर ली जाए। चल निकल ले रहे। कभी डरने का नहीं गाइस, ऐसे डरने का नहीं, फुल मज़े लेने का और मज़े दिलवाने का। ये हल्के भी नहीं लेने का किसी भी चीज़ को देख के। अरे दोनों गाड़ी भी आ गई यार, दो गाड़ी आ गई। अब यहाँ से निकलना पड़ेगा मेरे को, वरना तो बहुत कठिन हो जाएगा काम। अरे दोनों ने मुझे घेर लिया यार। अरे बंदा निकल गया पुलिस वाला, जल्दी काटो, घुमाओ घुमाओ। बैग ही ले लेता हूँ साली। एक तो साथ गोली से बात करते हैं यार ये लोग। ओहो, इसको मैं फिर ठोकूँगा साले को, नशे में है क्या। चल निकल। दोनों फिर से निकल गए। भागो 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 भागो। डरने का नहीं यार, डरने का तो बिल्कुल भी नहीं। चल निकल। जो रास्ते में आएगा वो ठुकेगा। मेरा हो चुका है मूड खराब गाइस। आगे पीछे से मुझे पुलिस ने घेर लिया है। और एक तो काफ़ी मेरे बराबर से ही चल रही है गाड़ी पुलिस की। भागो यार। अब मुझे लग रहा है शायद यार गाड़ी में धुआं निकल गया, गाड़ी हमारी हो चुकी है ख़राब। गाड़ी भाग नहीं पा रही है इतनी स्पीड में। अरे यार पुलिस वाले ने आगे से घेर लिया मेरे को। सिट सिट, जल्दी भाग जल्दी भाग जल्दी भाग।